गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एंड आज के दिन हम शेड्यूल 2 पे डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड जो लास्ट लेक्चर्स में अपनों ने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन अपनों ने पढ़ा था सेक्शन 7। सेक्शन 7(1) का ए क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज सच एज सेल्स, लीज, रेंट, ट्रांसफर, लाइसेंस, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर or disposal of goods, service or both, agreed to be made by a person for a consideration in the course of furtherance of business. Okay, 7(1) का डबल ए क्या बोलता है? अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी एंड बीओई अपने मेंबर्स को गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रही हैं एंड उसके मेंबर भी एओपी बीओई को क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है? ये सप्लाई के स्कोप में आएगा एंड इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अभी 7(1) का बी देख लेते हैं। 7(1) का बी क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से इंडिया में, उस पर क्या है? कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। आप उसको बिजनेस में यूज करो चाहे ना करो, गवर्नमेंट बोलती है क्या है? इस पर जीएसटी लगेगा। ओके, 7(1) बी हो गया। 7(1) सी बेसिकली क्या है? शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 में कितने कैटेगरी? 4 कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसपे आप जो विदाउट कंसिडरेशन है बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है तो इस पे जीएसटी आएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है? पहला है डिस्पोजल एंड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, तो उस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी आएगा। जो सेकंड क्या है कि आप है अपने रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हो विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी जीएसटी आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रिंसिपल जो है एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एंड जो एजेंट है वो नेक्स्ट कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है। तो इसमें अगर इनवॉइस कौन? एजेंट इशू कर रहा है, उस केस में ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई हुए हैं वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, एंड दूसरा क्या है कि अभी क्या है कि अभी एजेंट सप्लाई कर रहा है किसको? प्रिंसिपल को। एंड इस केस में भी देखना पड़ेगा कि अगर इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा है, ओके, तो उस केस में जो ये एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई हुए हैं ये जीएसटी के स्कोप में आएगा एंड इस पे टैक्स लगेगा चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन है। ओके, अभी पैरा नंबर 4 देख लेते हैं। तो पैरा नंबर 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से। किससे कर रहे हो? आपके रिलेटेड पर्सन या जो आउटसाइड इंडिया में आपका स्टैब्लिशमेंट है उससे। तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो सर्विस की हो विदाउट कंसिडरेशन है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उस पर जीएसटी आएगा। ओके, तो ये आपका सेक्शन 7 का 1 जो है का इतना पोर्शन कंप्लीट होता है एंड अपन अभी पढ़ते हैं शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर बेसिकली 6 पैराज दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। और ये दिए क्यों हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो पहले क्या होता था? जीएसटी आने से पहले कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन थे उन पे विवाद था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या होता है कि आपको फूड भी इंक्लूड रहता है प्लस सर्विसेज भी इंक्लूड रहती है। तो रेस्टोरेंट सर्विस वालों का कहना था कि भाई हम इसको क्लासीफाई किस में करें, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो गवर्नमेंट ने इन सभी विवादों को खत्म करने के लिए शेड्यूल 2 डाल दिया है एंड शेड्यूल 2 बेसिकली क्या है? क्लासिफिकेशन करता है कि पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी। ओके, तो ये 6 पैरा है जिसको अपने 1 बाय 1 पढ़ते हैं और अच्छे से। ओके, सो बेसिकली ये सेक्शन है सेक्शन 7(1) का ए। ओके, जिसमें शेड्यूल 2 आता है और अपनों ने डिस्कस कर लिया है कि ये बेसिकली क्लासिफिकेशन का सेक्शन है। ठीक है, जो यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके, और ये किसके लिए? पहले जो एग्जिस्टिंग लॉ में विवाद थे उनको रिजॉल्व करने के लिए शेड्यूल डाला गया। ठीक है, तो इस शेड्यूल का पहला पैरा है ट्रांसफर। ओके, सो अपने 1 बाय 1 देखते हैं इसको एंड खत्म करते हैं। क्या है? एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब किसी गुड्स का अपने टाइटल ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा या सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। आप ही सोचिए कि अगर टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो जो प्रॉपर्टी है ये जो भी है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा और यही यहाँ इन्होंने लिखा है एंड एक एग्जाम्पल भी दिया है वो आप पढ़ लेना।
रेडीमेड गारमेंट सेल कर रहा है कोई सप्लायर अपने कस्टमर्स को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट दिया है, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग इस टाइटल। दूसरा क्या बोला कि आप टाइटल नहीं ट्रांसफर कर रहे, ठीक है, आप उस गुड्स का राइट ट्रांसफर कर रहे हो, ओके, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा क्योंकि गुड ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ क्या है, any transfer of title of goods under a agreement which stipulates that property of goods shall be passed on future date upon the payment of full consideration as agreed। ओके, इस केस में क्या है, क्या हो रहा है कि कोई गुड्स है जिसका हम टाइटल अभी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे जब आप फुल पेमेंट कर दोगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल हायर परचेज, आपको शायद याद होगा। तो हायर परचेज में क्या होता है कि जब भी बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है तब उसको उस गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। ओके, एंड पोजीशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं अपने, जब अपने गुड्स किसको है सेल एंड अप्रूवल बेस पे सेल करते हैं। ओके, तो उस केस में जब भी वो पर्सन, सामने वाला पर्सन अपनी क्या होता है, हामी दे देता है कि हाँ भी मैं ये गुड्स खरीद रहा हूँ, तो उस केस में वो जो गुड्स है वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल भी दिया है, आप ये पढ़ लेना। एंड फर्स्ट का एग्जांपल तो अपने देख लिया, HP हायर परचेज। ओके, ठीक है, अभी पैरा 2 आ गया। तो पैरा 2 बेसिकली किसके है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या आप लीज पे दे रहे हो, टेनेंसी दे रहे हो, ठीक है, लाइसेंस पे दे रहे हो, ठीक है, इसको लैंड को, तो उस केस में क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया इन्होंने, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। सॉरी, ये एग्जांपल नहीं है, ये बेसिकली अपने ऊपर वाला पॉइंट देखा था किसका, लैंड के बारे में, ये है बिल्डिंग के बारे में। अब बिल्डिंग को आप रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस आएगा। ओके, अभी आ जाता है पैरा 3। पैरा 3 बेसिकली किससे है, जॉब वर्क से रिलेटेड है। तो जॉब वर्क होता क्या है, जॉब वर्क बेसिकली क्या होता है कि अपने किसी दूसरे के गुड्स पे प्रोसेसिंग करके एंड उसको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेसिंग वाला काम होता है, ये जॉब वर्क रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सर्विस इंक्लूड रहती है कि गुड्स तो सामने वाले का होता है, जो जॉब वर्कर होता है वो अपनी सर्विस, अपनी स्किल को उस गुड्स पे अप्लाई करता है और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप बेसिक से जनरल नॉलेज है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके, गुड्स नहीं होगा। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना बुक से। ठीक, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। बिजनेस असेट के बारे में एक तो अपनों ने शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है, पैरा 1 पढ़ा था। तो पैरा 1 क्या था कि आप क्या है, बिजनेस असेट्स को ट्रांसफर एंड डिस्पोजल कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसमें आपने उसका आईटीसी ले रखा है। ठीक है, तो उस केस में क्या, वो सप्लाई मान रहे हैं, उस पर टैक्स आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, बिजनेस एसेट ही ट्रांसफर हो रही है, पर कुछ मतलब वो ये बताएगी कि सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। ओके, जो शेड्यूल 1 था वो तो बोलता था कि ये सप्लाई है, एंड शेड्यूल 2 क्या बोलेगा, बोलेगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपने वो सप्लाई तो बोल दिया कि आपने शेड्यूल 1 में, पर ये अब कैटेगरी कौन सी है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसका बाइफिकेशन इस वाले पैरा 4 में दिया गया है शेड्यूल 2 के। ओके, तो पहला क्या है, कोई बिजनेस असेट है, उसको ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अभी बिजनेस असेट को ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ कर रहे हैं, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पर्सन चला रहा है उस बिजनेस को, उसके डायरेक्शन पे हो रही है, एंड वो बिजनेस का लंबे समय तक अब पार्ट नहीं रहेगी, पहली बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस, ठीक है, आर पुट टू प्राइवेट यूज। इसमें क्या क्या, जो बिजनेस के एसेट है उसको अपने क्या है, प्राइवेट यूज में ले रहे हैं, तो उस केस में वो क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी, तो वो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है वो आप पढ़ लेना।
एंड थर्ड, ये थर्ड वन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, ओके, एंड उसके पास बिजनेस एसेट है, अभी वो क्या कर रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, या सरेंडर कर रहा है, या गवर्नमेंट उसके रजिस्टर को कैंसिल कर रही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट ये मानती है कि उस पर्सन ने खुद को ही सप्लाई कर ली है एंड उस पर जीएसटी आएगा, ओके। और ये क्या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी, सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, तो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, ओके। तो ये अब ध्यान से पढ़ना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है वो, ठीक है। इसमें दो एक्सेप्शन दे रखे हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है कि जो पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है या सिलेंडर करवा रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कोई कंसेंट में किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, इसमें हम आपको खुद को ही खुद सप्लाई नहीं मानेंगे, जो सामने वाला पर्सन है वो आगे टैक्स पे करता रहेगा एंड नॉर्मल है, ओके। एंड दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अभी जो पर्सन रजिस्टर पर्सन है वो किसी भी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल या कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ठीक है, वो उसका बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब आगे चलाएगा, तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं आएगा, ओके। दो दो कैटेगरी पे नहीं आ रहा है, एक तो गोइंग कंसर्न में बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव, उस पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है, आगे बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है। और आ किस पे रहा है, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, सिलेंडर कर रहा है, या गवर्नमेंट उसके किसी ऑर्डर के कारण उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या मानती है, उस पर्सन ने खुद को ही खुद सप्लाई कर ली है, जितने भी उसके बिजनेस असेट है, एंड जो ट्रांजेक्शन है उस पर जीएसटी आएगा, ठीक है। और ये वो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी ये जो पैरा 5 है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और थोड़ा सा ना ये टिपिकल तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, इसमें कहना क्या चाहता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे कर रहे हो। और ये एक चीज़ हो रही है कि जिस पैरा में 5 नंबर पैरा में जितने भी पॉइंट है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स कोई भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके। तो पहला क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, फिर रेंट पे दे रहे हैं तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। और क्या क्या दे रहे हैं, पहले कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ये, ठीक है, कोई रिलीजियस पैलेस है उसको कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रॉपर्टी रेंट आउट पे दे रहे हैं, ठीक है। और ये है परमिटिंग यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेसिंग वेंडिंग, ठीक है, मशीन को। अभी जो ये है ना 5 का बी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले यहाँ से देख लेते हैं कि क्या लिखा है एंड फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ए पार्ट देयर ऑफ, ओके, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for this to be sale a buyer wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where is required by component of authority or after the is first occupation whichever is earlier, ओके। तो ये क्या लिखा है, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड इसको क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। तो मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, उसका ही प्लॉट है, ओके, एंड वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिल्डिंग का, एंड इन्हीं इसी बिल्डिंग के जो रूम्स रहेंगे या जो भी अपार्टमेंट रहेंगे उसको सेल कर रहा है, ओके। जैसे स्लॉ फ्लैट बनाए हैं उसने, ठीक है, हर फ्लैट को 1 करोड़ में सेल करेगा। अब इन 100 फ्लैट्स में 70 फ्लैट्स की एडवांस बुकिंग आई है, ओके, एंड 30 फ्लैट जो है उनकी एडवांस बुकिंग नहीं आई है, ओके, यहाँ तक समझा। एंड एडवांस बुकिंग भी कितनी आई है, 1 लाख,
ईच। ओके, और ये 1 करोड़ है जो ईच है, ईच फ्लैट है, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या, प्लॉट भी उसका है, मटेरियल भी उसका है, वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा एंड सेल आउट करेगा। ओके, अभी क्या हुआ कि जो ये 1 CR 1 लाख सॉरी एडवांस बुकिंग आई है, ठीक है। इनसे इन बिल्डर ने क्या किया कि जो पर्टिकुलर जिस पर्सन चाहिए उसके नाम से फ्लैट बुक कर दिया। ओके, अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसे फ्लैट्स जिन पे आपको एडवांस बुकिंग मिल गई है, ओके, एंड उसमें क्या है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, ठीक है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और क्या है, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से सर्टिफिकेट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी पहले हो या कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से उसका सर्टिफिकेट पहले हो, जो भी पहले हो वो फ्लैट्स को सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड उस पर जीएसटी आएगा। ओके, गवर्नमेंट ये बोलती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जीएसटी तो आ गया, पर बिल्डर बोलता है कितनी अमाउंट पे जीएसटी आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि पूरे 1 CR पे ईच, मतलब जो भी फ्लैट आप एडवांस बुकिंग में ले रहे हो उसकी पूरी वैल्यू पे जीएसटी आएगा। जैसे अपनों ने एक एग्जांपल लिया है, 1 CR का एक फ्लैट था, तो 1 CR की जो वैल्यू है पर फ्लैट की उस पर जीएसटी आएगा, ठीक है। बट अभी जो बिल्डर बोलता है कि सर मैंने रिसीव एडवांस में 1 लाख किया है, ओके, एंड मैं पार्टली पेमेंट रिसीव करूँगा इन फ्यूचर, जब तक उनको मतलब फुल कंसिडरेशन मेरे को नहीं आता तब तक, ओके, जैसे वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे जैसा भी है, तो एट द फाइनल पेमेंट ही मैं आपको पेमेंट कर पाऊंगा। और आप बोल रहे हो कि आप जब भी ये सप्लाई मान लेंगे तब भी आप जीएसटी लगा दोगे, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात होगी ना। मैंने अभी 1 लाख एडवांस लिया है, ओके, और मान लो कि 1 करोड़ का ये फ्लैट की वैल्यू है, तो किसी 99 लाख जो है उस पर जीएसटी, टोटल 1 करोड़ पे जीएसटी आएगा, लेकिन मेरे को अभी रिसीव कितना हुआ है, 1 लाख, ओके। तो जो जीएसटी की जो अमाउंट है वो मेरी एडवांस बुकिंग से ज़्यादा हो गई, ओके, एंड इस केस में मैं पे कैसे करूँगा, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, जैसे भी आपको प्रोग्रेसिव बेसिस पे पेमेंट मिल रही है आप प्रोग्रेसिव बेसिस पे टैक्स पे करते रहो, ओके। तो ये बोला है गवर्नमेंट ने। और ये 30 जो फ्लैट्स हैं जिनकी एडवांस बुकिंग नहीं आई है और ये फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और जो ये कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी सर्टिफिकेट है ये बाद की बात है, तो उस केस में ये क्या है, ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाते हैं। और शेड्यूल 3 क्या बोलता है, शेड्यूल 3 बोलता है कि ना तो ये मतलब बेसिकली शेड्यूल 3 बोलता है कि जो कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर हो जाते हैं वो ना तो सप्लाई के स्कोप ही में नहीं आते, तो इस पर जीएसटी लगने की बात ही नहीं है, ओके, सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आते, ओके। तो इस केस में क्या रहा, ये जो 70 फ्लैट है इन पे जीएसटी आएगा, ठीक है। और अभी क्या है कि ये कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी कौन होगी, तो जैसे मान लो कि मुंबई में है तो मुंबई में बीएमसी है, बीएमसी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी रहेगी। और ऐसी सिटीज़ जहाँ बीएमसी जैसी इंस्टीट्यूट नहीं है, ओके, जैसी संस्थाएं नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो ये सर्टिफिकेट देंगे, ओके, तो वो अपने बुक से देखते हैं कि कौन से वो पर्सन है, ठीक है। तो पहला आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो आर्किटेक्चर एक्ट के अंदर जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चार्टेड इंजीनियर है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और लाइसेंस सर्वेयर है, ओके। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड क्या रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड रहेगा एडिशन कर रहे हैं आपने कोई, ठीक है, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रिमॉडलिंग कर रहे हैं ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, मतलब बना तो रहे हैं वो तो है ही कंस्ट्रक्शन का पार्ट, बट उसके अलावा उसमें कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं,
तो वो भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा। ओके, तो ये अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, एक बार इसको वापस देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक बिल्डर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। उसने 100 फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए, इसमें 70 फ्लैट ऐसे हैं जिस पे एडवांस बुकिंग आ गई है, 30 फ्लैट ऐसे हैं जिस पे एडवांस बुकिंग नहीं आई है। जो 70 फ्लैट एडवांस बुकिंग में आए हैं उसके अंदर अपने को देखना है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का सर्टिफिकेट जो भी पहले हो, ठीक है। उस केस में जो भी पहले वाला होगा उन फ्लैट्स पे जीएसटी आ जाएगा। ओके, और जीएसटी कब कब आएगा, जीएसटी आएगा प्रोग्रेसिव पेमेंट्स पे, आएगा होल अमाउंट पे, पर जैसे जैसे बिल्डर को एडवांस रिसीव हो रहा है वैसे वैसे उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, और जो 30 फ्लैट हैं जिन पे एडवांस बुकिंग नहीं आई है उस पे क्या होगा, तो उन पे क्या होगा, उन वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएंगे। एंड शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि ना तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आते हैं, फिर जीएसटी की लगने की तो बात ही नहीं है। ओके, आपको समझा होगा। ओके, अभी आते हैं इसके सी पॉइंट पे, टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप क्या है किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फॉर एग्जांपल क्या है, आप पेटेंट है किसी को यूज़ करने को दे रहे हैं, कॉपीराइट है किसी को यूज़ करने को दे रहे हैं, तो वो सभी क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। उन पे क्या है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, ये डी पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कस्टमाइजेशन कर रहे हो, अडोप्शन कर रहे हो, अपग्रेडेशन कर रहे हो, इन्हांसमेंट कर रहे हो, किसका, आईटी सॉफ्टवेयर का। आईटी सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, आईटी सॉफ्टवेयर में जो भी अपग्रेडेशन ये सब करके दे रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक और पॉइंट देखते हैं कि अगर क्या है रेडी टू यूज़ अगर सॉफ्टवेयर है, उनको कोई ना तो अपने डेवलपमेंट करके दे रहे, ना ना कोई डिज़ाइन करके दे रहे हैं, एंड ठीक है ना कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, जस्ट मार्केट में रेडीली यूज़ है एंड अपने उसको यूज़ कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट में क्या है, कुछ काम न करने के या कुछ चीज़ को टॉलरेट करने के लिए अपने को पैसे मिल रहे हैं। ओके, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फॉर एग्जांपल क्या है, कई बार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्ट करते हैं जिसमें किसी पर्सन को बोलते हैं कि आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। ओके, फॉर कंपटीशन को कम करने के लिए या कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उस पर्सन को पैसे दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि वो काम नहीं करेगा उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो इस केस में जीएसटी का शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, क्लासिफिकेशन कर दिया इसमें। अभी ये एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप एक बार पढ़ लेना। ये बेसिकली दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप पढ़ लेना। एफ पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर इज स्पेसिफाइड पीरियड और नॉट फॉर ए कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वो बेसिकली इन्होंने भी यहाँ हायर परचेज का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अभी किसी को गुड्स को यूज़ करने का राइट्स मिल रहा है बेसिकली, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अभी आता है पैरा 6। पैरा 6 क्या बोलता है, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, तो कंपोजिट सप्लाई का अपना डिटेल डिस्कशन रहेगा, वो सेक्शन 8 में रहेगा ऑफ सीजीएसटी एक्ट। उसमें क्या है कि कंपोजिट सप्लाई भी आती है, मिक्स सप्लाई भी आती है, तो उसको अपनी डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली ये इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है यानी कैसे काम करती है। अभी क्या है कि पैरा 6 में अभी दो कैटेगरी ऑफ सर्विस को क्लासीफाई किया है। पहला है कंस्ट्रक्शन सर्विस, दूसरी क्या है रेस्टोरेंट एंड आउटडोर सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि जो वर्क कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है उसमें क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जो कि बिल्डर है एंड वो क्या करता है, किसी का घर कंस्ट्रक्शन करके देना है। ठीक है, उस केस में क्या है, जो प्लॉट है वो ओनर का है और ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, मटेरियल भी अपना लगा रहा है एंड लेबर भी अपनी दे रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये क्या है, दो सप्लाईज दे रहा है, एक जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है वो प्लस मटेरियल भी दे रहा है। तो ये क्या है बेसिकली कंपोजिट सप्लाई है जो ऑर्डिनरी कोर्स में एक साथ चलती है।
ओके, पहला एग्जांपल तो ये हुआ कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, मटेरियल भी इसका है कॉन्ट्रैक्टर का एंड लेबर भी इसकी है। दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें क्या है, मटेरियल ओनर का, प्लॉट ओनर का, बट ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पर्सन है ये सिर्फ क्या कर रहा है, लेबर की ही सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन की ही सर्विस दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस तो चलो ये शेड्यूल 2 डिफाइन ही कर रहा है, ठीक है, शेड्यूल 2 में ये क्लासिफिकेशन ही कर रहा है। तो बेसिकली जो यहाँ दो कैटेगरी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए बात करती हैं। ओके, पहला ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा ना कि किस तरीके की सप्लाईज है। तो ये इसने एक्सप्लेन किया है बुक में। देखो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, फैब्रिकेशन करवा रहे हो, कंप्लीशन करवा रहे हो, इरेक्शन करवा रहे हो, इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, फिटिंग आउट करवा रहे हो, इम्प्रूवमेंट करवा रहे हो, मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, मेंटेनेंस करवा रहे हो, ठीक है, ऑल्टरेशन कर रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, और commencement of any of immovable property where the transfer of property of goods इन्वॉल्विंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसके अंदर ये सभी काम हो रहे हैं फॉर किस पे, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो वो क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने भी जो भी सप्लाईज कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, क्या सप्लाई कर रहे हो, कौन सी, रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, आउटडोर कैटरिंग वाले कर रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट इसमें एक चीज़ और बोल दी जो अपने 9(1) में भी पढ़ी थी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर वो भी साथ में करें तो वो जीएसटी के बेसिकली स्कोप में ही नहीं है, तो जीएसटी उस पर लगना नहीं है, तो वो आउट ऑफ स्कोप है। एंड बाकी जो भी सप्लाईज है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कैटेगरी है। तो एक बार पढ़ लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है, अदर देन ड्रिंक्स कर दे रहे हो, पर ड्रिंक्स में भी अल्कोहल है, तो शेड्यूल सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में कवर हो जाती है। ओके, तो ये बेसिकली आपका ये यहाँ शेड्यूल 2 कवर हो जाता है। और बेसिक और इस शेड्यूल 2 में आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि जो ये शेड्यूल 2 का पैरा 4 का जो थर्ड वाला पॉइंट है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। एक जो शेड्यूल 2 का पैरा 5 का पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, बिल्डर कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है बिल्डिंग, जो अपना एग्जाम्पल पढ़ा था वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ता है, और वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड उसी के अंदर ही इन्होंने शेड्यूल 3 का भी रेफरेंस दे रखा है। ओके, तो ये मिक्स करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? और बाकी जनरल हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, ईजी है, तो उसमें आपको ज़्यादा इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, दो कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है जो आपको अच्छे से याद करने पड़ता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है सीबीआईसी के थ्रू, ठीक है, और ये किसका है, टेनेंसी राइट। बेसिकली टेनेंसी राइट होता क्या है पहले ये समझते हैं। टेनेंसी राइट में क्या होता है कि एक पर्सन है जो किसी के घर में रह रहा है, कितने 20 साल से रह रहा है मान लो, तो उस केस में अब वो जो ओनर है वो 20 साल बाद बोलता है कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। ओके, तो उस केस में ये जो टेनेंट है वो बोलता है कि ओके मैं घर खाली कर दूंगा, पर मेरे को क्या है, टेनेंसी प्रीमियम चाहिए। और वो क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने इस घर पे 20 साल रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या है, टेनेंसी राइट बनता है। एंड जब भी आप मेरे को टेनेंसी राइट का पैसा दे दोगे मैं ये घर खाली कर दूंगा। ओके, बेसिकली ये रहता है टेनेंसी राइट। अब कुछ स्टेट्स में इसको पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, ये समझ में आया। अभी गवर्नमेंट ने क्या क्लासिक है कि जो ये टेनेंसी जो प्रीमियम की बात है, टेनेंसी राइट की जो बात है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या गुड्स है। बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि इससे सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। सॉरी, ये सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना एक बार क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, बट इसमें एक दो चीज़ और देखने वाली है, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर ये जो टेनेंसी प्रीमियम है ये राइट है, ये क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अंडर एग्जेम्पशन है जो सेक्शन 11 में कवर होती है।
एंड उसमें क्या बोला है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पे कोई भी जीएसटी नहीं है, तो इसके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो टेनेंसी राइट है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। ओके, पहली बात। अगर जो ये जगह है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री की है, एंड उसमें अब टेनेंसी राइट पे कर रहे हो तो उस पर जीएसटी आएगा। ओके, रेजिडेंशियल के लिए नहीं है पर कॉमर्शियल है तो जीएसटी आएगा। ये आप एक चीज़ ध्यान में रखना। ओके, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अभी तक अपनों ने जितना भी पढ़ा है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हो एंड मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं।